गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग, इसके बारे में जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल्स। टॉपिक ही यही है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले वाले क्लास में बताया था कि मटेरियल्स जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से बने होते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल। अब मटेरियल इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। जो हमारी नोटबुक है वो पेपर से बनी है, इट मीन्स पेपर मटेरियल हो गया। पेपर जो है वो ट्री से बनता है, तो पेपर के लिए ट्री मटेरियल हो गया। कॉटन जो है वो कॉटन फाइबर से बनता है, तो कॉटन के लिए मटेरियल उसका कॉटन फाइबर हो गया। जो जैसे जो चेयर होता है वो वुड का बनता है, तो उस वुड वाले चेयर के लिए उसका मटेरियल वुड हो गया। जो चेयर अगर प्लास्टिक का बना है तो उसके लिए उसका मटेरियल प्लास्टिक हो गया। तो मटेरियल वो होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, जिससे कोई ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कुछ भी अगर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास है उसको बोलते हैं मैटर, और वो मैटर जिस चीज़ से बना होता है उसको बोलते हैं मटेरियल। तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बने होते हैं। इस वर्ल्ड में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे अराउंड, हमारे आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बने होते हैं। कोई वुड से बना है, कोई ग्लास से बना है, कोई मेटल से बना है, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, जैसे स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, प्लास्टिक, पेपर, रबर, लेदर, ये सभी जो है वो मटेरियल्स हैं। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने तो बताया ही था। अब मटेरियल्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और दूसरा मैन मेड। नेचुरल का मतलब तो आप लोग बताइए, नेचुरल मीन्स कि जो नेचर के थ्रू हम लोग ऑब्टेन किए। मैन मेड मतलब जिसे मैन ने बनाया हो। तो नेचुरल मटेरियल्स के कुछ एग्जांपल हैं वुड, कोल, रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, गोल्ड, पेट्रोलियम, कॉटन एट्सेट्रा। ये सभी जो है वो नेचुरल मटेरियल्स हैं। अब वाटर को किसी इंसान ने तो बनाया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये नेचुरल है। मैन मेड में आ गया आयरन, स्टेनलेस स्टील, सीमेंट, ग्लास, प्लास्टिक्स, पेपर, पेंट्स, नाइलॉन, पॉलिस्टर, शुगर, ब्रास। इन सभी को ह्यूमंस ने किसी न किसी मेथड के द्वारा बनाया है। ये नेचर में से हम लोग ऑब्टेन नहीं करते, इसको क्रिएट किया गया है ह्यूमंस के द्वारा। अब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि ऑब्जेक्ट सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बना रहेगा। जैसे चेयर या तो वुड का हो सकता है, या तो प्लास्टिक का हो सकता है, या तो किसी मेटल का भी हो सकता है, लोहे का हो सकता है। या तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट रहेंगे लेकिन मटेरियल सेम रहेगा। जैसे वुड का चेयर भी बन सकता है, वुड के दरवाजे भी बन सकते हैं, वुड के टेबल भी बन सकते हैं। तो मटेरियल सेम है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए। या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बनते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए, छोटा सा एक हमारे आसपास जो है बॉल पेन का एग्जांपल लिया जाए, तो बॉल पेन जो है वो उसमें प्लास्टिक भी होता है, इंक भी होता है, उसके बाद उसमें कोई मेटल भी होता है। तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स को कंबाइन करके बना है। ये एग्जांपल है। तो कौन कौन से होते हैं वैसे ऑब्जेक्ट जो सेम रहेंगे लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बन सकते हैं। जैसे कि चेयर हो गया, या तो वुड का हो सकता है, या तो किसी मेटल का हो सकता है, या फिर प्लास्टिक का हो सकता है। या फिर दूसरा जो है वो मैनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट रहेंगे जो सेम काइंड ऑफ मटेरियल से बने होंगे। फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बने होते हैं। अब ये एग्जांपल से हम लोग का क्लियर होगा, जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है उससे हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। टम्बलर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। टम्बलर का मतलब होता है जिसे हम लोग डेली लाइफ में ग्लास बोलते हैं, जिससे हम लोग पानी पीते हैं। नहीं, ग्लास से हम लोग पानी पीते हैं। तो जो वो ग्लास होता है, ग्लास शीशा नहीं, जिससे ग्लास मतलब यहाँ पे शीशा नहीं, टम्बलर
वो होता है ग्लास पानी पीने के लिए, तो वो प्लास्टिक का हो सकता है, किसी मेटल का हो सकता है, या फिर शीशे का भी हो सकता है। वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो पानी को होल्ड कर सके। अब जो टम्बलर यानी कि जो ग्लास है उसको हम लोग अगर पेपर का बनाने जाएंगे तो पेपर वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर पेपर जो है वो हमारी नोटबुक का है तो वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इनका मटेरियल भी ऐसा होना चाहिए, सेलेक्टेड मटेरियल्स होना चाहिए जो कि उसको वाटर को जिस पर्पज़ के लिए उसको बनाया जा रहा है उसको काम को कर पाए, वाटर को एटलीस्ट होल्ड कर पाए। तो एक जो टम्बलर है वो प्लास्टिक का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, ब्रास का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनके डिफरेंट मटेरियल्स दिए गए हैं, जो कि पहला टाइप है। जैसे चेयर वुड का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है। क्लॉथ जो होते हैं वो कॉटन के हो सकते हैं, वूल होते हैं, सिल्कन, नायलॉन, पॉलिस्टर। कॉइन्स जो होते हैं कॉपर के, सिल्वर, गोल्ड। यूटेंसिल्स आयरन के, कॉपर के, एल्युमिनियम, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील। शूज़ जो हैं लेदर के हो सकते हैं, रबर के हो सकते हैं, प्लास्टिक, कैनवास एट्सेट्रा के हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट सेम है, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। अब दूसरा जो हमारा टाइप था वो है मटेरियल सेम है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट। जैसे वुड से टेबल बन सकता है, चेयर बन सकता है, डोर बन सकता है, विंडोज़, बुक रैक बन सकता है। आयरन से नेल्स बन सकते हैं, बकेट बन सकते हैं, मशीन्स बन सकते हैं, पाइप्स, यूटेंसिल्स बन सकते हैं। फिर पेपर से बुक्स बन सकते हैं, नोटबुक्स बन सकते हैं, न्यूज़पेपर, कैलेंडर्स, एनवेलप बन सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग समझ सकते हैं इसको। मैं इस दो तीन ही ले रहा हूँ यहाँ पे। अब तीसरा जो है, ऑब्जेक्ट्स रहेंगे लेकिन उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स रहेंगे। बहुत सारे मटेरियल्स को कंबाइन करके वो बना होगा। जैसे टी जो है उसमें वाटर, टी लीफ, शुगर, मिल्क सब कंबाइन होता है तब जाके टी बनता है। ड्राई सेल जो होता है जिंक कंटेनर होता है, ग्राफिक रॉड होता है, केमिकल्स होते हैं। कंक्रीट जो होता है वो सीमेंट, ग्रेवल, सैंड, वाटर से कंबाइन होकर बनता है। तो मटेरियल एक ही है लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, सॉरी, ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से कंबाइन होकर के वो बना है। तो ये तीन टाइप के जो यहाँ पे मटेरियल्स जो है इसके बारे में यहाँ पे है। पहला जो ऑब्जेक्ट सेम था, डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल सेम था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट एक ही था, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। ओके, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, सैम्पल प्रॉब्लम। मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। बुक किस चीज़ से बना हो सकता है? पेपर से, टम्बलर जो है वो ग्लास से, चेयर जो है ये आप लोग बना सकते हैं, ये आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब कि उनका जो है किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज देखी जाती है। जैसे कुछ, जैसे जैसे पेपर की ये क्वालिटी है कि वो लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से उसको लाइट वेट होता है, फिर उस पर आसानी से हम लोग स्क्राइब कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। अब अगर इमेजिन कीजिए कि किसी का दिमाग अगर फिर जाए और वो स्टील का पेपर बनाने, स्टील को एज ए पेपर यूज़ करके नोटबुक में यूज़ करने लगे, तो फिर क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ देख कर कि उनके अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम लोग को टम्बलर बनाना है, टम्बलर मतलब जिसको हम लोग डेली लाइफ में ग्लास बोलते हैं, पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम लोग को टम्बलर बनाना है तो या तो उसको ग्लास से बनाएंगे तो सही रहेगा, स्टील का बनाएंगे तो सही रहेगा, या फिर अगर उसको प्लास्टिक का बनाएंगे तो सही रहेगा। अब हम लोग अगर क्लॉथ का टम्बलर बनाने लगे तो यहाँ पे क्लॉथ एक मटेरियल है तो मटेरियल, लेकिन टम्बलर बनाने में यूज़ नहीं हो सकता, ग्लास बनाने में यूज़ नहीं हो सकता। तो क्लॉथ की ऐसी प्रॉपर्टी है कि उससे कपड़े बन सकते हैं जिसे हम लोग पहने, उससे वो ग्लास नहीं बन सकता। तो प्रॉपर्टीज़ देख करके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जैसे
क्लॉथ जो है इससे हम लोग को हमारे जो कपड़े बनते हैं, हमारे डेली जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो बनते हैं। और जो ग्लास है उससे टम्बलर यानी कि ग्लास बनता है। प्लास्टिक से भी ग्लास बन सकता है, प्लास्टिक से चेयर बन सकता है। अब क्लॉथ का चेयर तो बन नहीं सकता, ये कॉम्बिनेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हार्डनेस, कोई हार्ड है तो जहाँ पे हार्ड का काम रहेगा वहाँ पे यूज़ होगा। कोई सॉफ्ट है, जहाँ पे सॉफ्ट का यूज़ रहेगा वहाँ पे यूज़ होगा। किसी के पास शाइन ज़्यादा है तो जिसका जहाँ पे शाइन ज़्यादा वाले का यूज़ होगा वहाँ पे होगा। किसी का जो है वो कोई मजबूत ज़्यादा है तो जहाँ पे मजबूती का काम पड़ेगा वहाँ पे वो यूज़ होगा। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ देख के उनको अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी है? प्लास्टिक की यही प्रॉपर्टी है कि वो लाइट वेट होता है और वो उससे मतलब हार्ड चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे प्लास्टिक के चेयर जो बनते हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन लाइट वेट होते हैं। तो अगर किसी को लाइट वेट चेयर चाहिए तो प्लास्टिक को प्रेफर करेगा। लोहे का तो चेयर प्रेफर करेगा नहीं, क्योंकि लोहे का जो है वो भारी हो जाएगा। चेयर बनते हैं लेकिन जो भारी प्रेफर करता है वो प्लास्टिक को नहीं प्रेफर करेगा, वो लोहे को प्रेफर करेगा। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको यूज़ किया जाता है। गोल्ड को यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने में, गहने बनाने में, क्योंकि गोल्ड जो है उसके पास काफ़ी शाइनी अपीयरेंस होता है, बहुत चमकता है। और स्टील को यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स और ब्रिज बनाने में, क्योंकि स्टील जो है वो काफ़ी मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है, बहुत हार्ड एंड बहुत स्ट्रांग होता है। कॉटन का यूज़ होता है, कॉटन वूल का यूज़ होता है पिलोज में फिल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होता है, हमारे नेक को वो काफ़ी रिलीफ देता है सोते समय। लकड़ी से बोट बनते हैं, क्योंकि लकड़ी जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। ग्लास से विंडोज़ के पेन्स बनते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है और इससे हम लोग बाहर देख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी जा रही हैं कि अगर ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है तो चलो भाई इसको खिड़की में लगा दो। स्टील मजबूत है तो चलो इसको ब्रिज बनाने में लगा दो। अगर हम लोग ब्रिज बनाने में लगे गोल्ड का यूज़ करने तो सबसे पहले बहुत महंगा पड़ेगा और दूसरा कि उतना ड्यूरेबल नहीं होगा, तुरंत टूट जाएगा। तो स्टील की ये प्रॉपर्टी है कि मजबूत होता है, इसीलिए वहाँ पे यूज़ होता है। वुड का यूज़ होता है बोट बनाने में। अगर हम लोग बोट जो है वो लोहे का बनाने, पूरा लोहे का बना दें तो डूब जाएगा, इसीलिए वुड का यूज़ होता है बोट बनाने में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देख करके उनका यूज़ होता है। अब ब्रिक्स जो होते हैं उससे दीवार बनते हैं, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो ओपेक हैं। ओपेक मतलब जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। अब ग्लास की दीवारें बनने लगे तो घर बनाने का क्या फ़ायदा? हमारे घर में जो भी एक्टिविटी होगी बाहर के लोग देखेंगे तो क्या फ़ायदा? इसीलिए ब्रिक्स की ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो ओपेक होते हैं, इसीलिए उससे दीवार बनते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ देख करके ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की जाती है? अब बेसिस का मतलब क्या होता है ये मैंने आप लोगों को एक्टिविटी करा के समझा दिया है कि हम लोग पहले प्लांट एंड एनिमल्स की बेसिस पे, लिविंग नॉन लिविंग के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे हम लोग जो कर रहे थे ना। अब यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स अपीयरेंस के बेसिस पे, मतलब दिखता कैसा है, शाइनी है कि डल है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, हैवीनेस और लाइटनेस की बेसिस पे, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी और ओपेकनेस की बेसिस पे हम लोग मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है वो अपीयरेंस की बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे होता है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। जैसे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका शाइनी अपीयरेंस होता है, जो बहुत चमकते हैं, और कुछ जो होते हैं उनका डल अपीयरेंस होता है, जो कि बिल्कुल नहीं चमकते। जैसे डायमंड बहुत ज़्यादा चमकता है, वहीं दूसरी तरफ वुड बिल्कुल नहीं चमकता। आयरन बहुत नहीं चमकता है,
लेकिन दूसरी तरफ पेपर नहीं चमकता। अब जिस आयरन पे रस्टिंग हो गई उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे आयरन की बात कर रहा हूँ जो यूज़ में है। अब जिस पे रस्ट जम गया है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वैसे मटेरियल्स जिनका शाइनी अपीयरेंस होता है उनको बोला जाता है कि दे हैव लस्टर, मतलब उनके पास शाइन है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, वैसे मटेरियल्स हैं जिनके पास शाइनी अपीयरेंस होता है। और कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो अपना शाइन लूज़ कर देते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, क्योंकि उन पे रस्ट जम जाता है। जब आप लोग आयरन को कुछ देर तक बाहर छोड़ देंगे तो वो उस पर आप लोग देखेंगे कि अजीब टाइप का रस्ट आ जाता है। आप लोग देखें ना, ऐसा जैसे ये आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, ये शाइन नहीं कर पा रहा है क्योंकि इस पर रस्ट जम गया है। देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी इमेजेस हैं, और जो आयरन शाइन करता है उसको भी देख लीजिए, शाइनिंग आयरन। ये आयरन नेल्स हैं जो कि कितने शाइन कर रहे हैं क्योंकि इन पे रस्ट नहीं जमा है। तो यहाँ पे वैसे आयरन की बात हो रही है जिन पे रस्ट नहीं जमा हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका अपीयरेंस बहुत ही डल होता है, यानी उनके पास बिल्कुल शाइन नहीं होता, जैसे वुड, पेपर, कार्डबोर्ड, चॉक, कॉटन, प्लास्टिक, रबर, सैंड, ये बिल्कुल शाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट इन मटेरियल से बनेंगे वो भी शाइन नहीं करेंगे। वुड से बना हुआ चेयर शाइन नहीं करेगा, कॉटन से बना हुआ कपड़ा शाइन नहीं करेगा, प्लास्टिक से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट उतना शाइन नहीं करेगा, मतलब ना के बराबर ही शाइन करेगा, रबर से बना हुआ भी शाइन नहीं करेगा। तो ये सभी यहाँ पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, कि शाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे इनका शेप नहीं देखा जा रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इनका शेप नहीं देखा जा रहा है, इनका साइज नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ देखा जा रहा है इनका अपीयरेंस कि शाइनी है कि डल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस यहाँ पे एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया गया है जिसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। अब यहाँ पे उनका शाइनिंग क्वालिटी नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे वो हार्ड है कि सॉफ्ट है सिर्फ यही देखा जाएगा। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे आयरन को अगर उठाएं हम, तो अगर आयरन को हम लोग चाहे कि हाथ से दबा दें तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयरन बहुत हार्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ रबर, स्पॉन्ज, ये सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, इनको आसानी से हम लोग प्रेस कर सकते हैं। रबर से बना हुआ बॉल, रबर से बने हुए आइटम्स और स्पॉन्ज से बने हुए आइटम्स, इन सभी को आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आयरन नेल्स, उनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। तो वैसे मटेरियल्स जो आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकते वो हार्ड हैं, उनको बोला जाता है हार्ड मटेरियल्स, जैसे कि आयरन, स्टील, वुड, स्टोन, ब्रिक, ग्लास, बोन्स, टीथ एंड डायमंड। एक अच्छा एग्जांपल आपका टीथ ही है, उसको आप लोग दबा के देखिएगा, बिल्कुल अपने जो पोजीशन है वहाँ से टस से मस नहीं होगा। डायमंड को भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर उसके बाद से वैसे मटेरियल्स जिनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स, जैसे स्पॉन्ज, कॉटन, वूल, फोम, रबर, कैंडल वैक्स, बटर, चॉक, क्ले मतलब मिट्टी, फ्लोर मतलब आटा, फेदर्स, स्किन एंड टोमेटो। आप लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास आपका स्किन है, उसको प्रेस करके देख सकते हैं, जो कि कंप्रेसिबल होता है। तो ये यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुई वो किसके बेसिस पे हुई? हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बेसिस पे। पहला जो क्लासिफिकेशन था वो अपीयरेंस के बेसिस पे था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस देखा जा रहा था। यहाँ पे जो है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस देखा जा रहा है। तो दो टाइप के बेसिस हमने यहाँ पे जान लिया। अब नेक्स्ट जो है वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि वो वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं। जैसे अगर हम लोग साल्ट को देखें तो आप लोग उसको जब पानी में घोलिएगा तो आसानी से घुल जाएगा, कुछ देर बाद आपको साल्ट का
कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सैंड को घोलिएगा तो आप लोग को सैंड नहीं घुलेगा, कितना भी घोल लीजिए। तो यहाँ पे जो साल्ट है वो सॉल्यूबल है वाटर में, और सैंड जो है वो इनसॉल्यूबल है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि सॉल्यूबल है कि नहीं वाटर में और इनसॉल्यूबल है कि नहीं वाटर में। तो यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा हिंट दे दिया। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ से कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में अच्छा खासा कवर कर लिया, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।